हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 20 है, रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो बच्चों, जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड हमारे देश में एक कानून बना है, एक्ट बना है, ये है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, और अभी हाल ही में 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसके बदलाव के बाद में जो भी वॉयलेटर्स हैं रोड सेफ्टी रूल्स को, जो नहीं मानने वाले बच्चों, उनके लिए जो पनिशमेंट्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं ताकि क्या है, सभी लोग सिंसियरली इन रूल्स को फॉलो करें। चलिए, तो देखते हैं इनसे रिलेटेड, रोड सेफ्टी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन फॉर हेल्दी आईसाइट। बच्चों, ड्राइविंग के लिए हमारी आईसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आईसाइट को हेल्दी रखने के लिए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना आवश्यक है, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, वन शुड नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स। बहुत बहुत लंबे समय तक, घंटों घंटों टीवी नहीं देखनी चाहिए, आंखों पे जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, आंखें खराब हो सकती है। उसके बाद में द यूज ऑफ स्मार्टफोन शुड बी मिनिमाइज। बच्चों, जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलता है, और जो स्मार्टफोन जो सिग्नल कैच करते हैं वो भी रेडिएशन का ही रूप है, और ये रेडिएशन जो होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत खतरनाक है। प्लस इससे हमारी आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो लंबे समय तक क्या है, वो रेडिएशन के एक्सपोजर से हमारी आंखें धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, तो इसका यूज थोड़ा कम करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी इन डिम लाइट्स एंड इन मूविंग व्हीकल्स। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कम रोशनी में, डिम रोशनी में, कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, रोशनी अच्छी कर लो आप। ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। एंड चलते फिरते गाड़ी मोटरों में, ट्रेनों में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं, तो हिलते डुलते में क्या होता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बार बार, और हमारी जो सीली मसल्स है वो वीक हो जाती है। तो मूविंग व्हीकल्स में भी पढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद रेगुलरली जो आंखों की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको करना चाहिए। आप कैंडल जला के कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ दूरी पर। ठीक है, तो बहुत सारी आई एक्सरसाइजेज होती है जिससे उसकी मसल्स टिप टॉप रहती हैं, तो आंखों पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद आंखों के अच्छे हेल्दी रहने के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, एग, मिल्क, जो कि विटामिन ए का रिच सोर्स होते हैं, इनको अपने डाइट में शामिल हमको करना चाहिए। इससे हमको कोई परेशानी नहीं आती है। और समय समय पे, हर साल 2 साल में क्या है, रेगुलरली जो है अपना जो आई डॉक्टर है, ऑप्थेल्मिस्ट है, उनसे रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए। चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे के नंबर को भी हर 1 या 2 साल में रेगुलरली चेक करवाते रहना चाहिए। कई बार हमारी आंखों का नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन हम पुराना ही चश्मा लगाते रहते हैं, तो और भी ज्यादा वीक हो जाती है हमारी आई साइट। तो ये सब बातों का ध्यान रखने से हम हमारी जो आई साइट है उसको हेल्दी रख सकते हैं लंबे समय तक। चलिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो आता है सेल फोन से रिलेटेड, कि सेल फोन का यूज जो है वो ड्राइविंग के समय बैन है, क्योंकि इससे जो ड्राइवर है उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता है, वो ड्राइविंग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, एक हाथ से वो स्टीयरिंग पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता, और इससे एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। न केवल वो स्वयं का जीवन खतरे में डालता है, बल्कि जो बाकी रोड यूजर्स हैं उनका जीवन भी वो खतरे में डाल देता है। इसलिए चाहे कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, जो सेल फोन है उसका यूज हमारे देश में बैन कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, अमेंडमेंट के बाद इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। पहले वार्निंग देके छोड़ दिया जाता था, छोटा मोटा फाइन लगता था, लेकिन आज के लिए फाइन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, सो व्हाट इज द पेनल्टी फॉर यूजिंग सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग। पहले बच्चों, मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि जो सेल फोन का यूज है वो एक अपराध श्रेणी में आता है। समझ में आ गया, ये था कि ये हानिकारक है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल। कोई प्रावधान, प्रोविजन नहीं था। तो बच्चों, लोग जो है, पुलिस अरेस्ट भी करती थी, कोर्ट केस में पहुंचते थे, उनका फोन जब्त कर लिया जाता था, लेकिन वहां पे बिकॉज कानून में कमी थी तो छूट जाते थे, कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। तो सरकार ने महसूस किया कि इस लॉ में बदलाव जरूरी है, और उसके बाद ही अमेंडमेंट पेश किया गया था 2017 में, 2018 में अप्रूव कर दिया गया, लागू हो गया। ठीक है, चलिए, अर्लियर ऑन यूजिंग सेलफोन व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के वक्त यदि हम सेलफोन मोबाइल यूज करते हैं तो उस पर क्या पनिशमेंट था। अगर पहली बार कोई फोन पे यूज करते हुए पकड़ा जाता है, उससे पहले कभी पकड़ा नहीं गया, पहले का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, तो उसको 100 रुपए फाइन देके, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता फर्स्ट टाइम। और उसका गाड़ी का नंबर वगैरह, नाम, एड्रेस, ये सब नोट कर लेते थे बच्चों, उसका मोबाइल नंबर नोट कर लिया जाता था। ठीक है, अगर सेम पर्सन
अगर सेम पर्सन उसी ऑफेंस को वापस रिपीट करता है कुछ ही महीनों में, 2-3 महीनों के अंदर ही, तो वो पिछले रिकॉर्ड से मैच कर लेते हैं, और अगर सेम पर्सन दोबारा सेम ऑफेंस को रिपीट करते हुए पाया जाता है, तो वो जो फाइन है 3 गुना लगाया जाता था, 300 रुपए, और साथ में कोई जेल वगैरह का प्रावधान भी होता था अगर वो जिद्दता है, अपने ऑफेंस को नहीं स्वीकार करता है तो। ठीक है, उसका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। तो बच्चों ये जो दोनों फाइन की जो मात्रा है ये कम समझी गई, लोगों को समझ में नहीं आता था, इसके बावजूद भी धड़ल्ले से लोग यूज करते थे। तो इसके बाद क्या, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में अमेंडमेंट ला करके ये जितनी भी फाइन्स हैं अलग अलग चीजों की, रेट्स जो है इनको 10 फोल्ड 10 गुना बढ़ा दिया गया। तो आज ये फाइन जो है 1,000 और 3,000 रुपए है, और इनके साथ 6 महीने की जेल का प्रावधान भी है। पहले एक वीक भर तक जेल में बस डाला जाता था, लेकिन अभी 6 महीने का प्रावधान कर दिया गया है। तो थोड़ा सा हमको बहुत ध्यानपूर्वक क्या है रहना चाहिए, और मोबाइल्स का यूज नहीं करना चाहिए ड्राइविंग के वक्त। चलिए उसका देखेंगे। मान लीजिए आप क्या है, रोड पे रोड साइड पे चल रहे हैं, आइडियल यूजर है, रोड पे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि अचानक से दो व्हीकल्स के आमने सामने की टक्कर हो जाती है, ठीक है, और दोनों के दोनों ड्राइवर और उसके अंदर जो लोग हैं दोनों गाड़ियों में ही, वो क्या है खूब सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। तो आप इस सिचुएशन में एज एन आइडियल रोड यूजर आपका क्या जिम्मेदारी होगी, आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे आप? ठीक है, तो अगर ऐसा हम कुछ विटनेस करते हैं तो देखो, when two vehicles collide, both the drivers and the people in the vehicles get injured, सब इंजर्ड हो जाते हैं। in this situation what would you do as an ideal road user? तो आप क्या क्या जिम्मेदारी होगी एक अच्छे नागरिक के भांति, क्या करोगे आप? so on seeing a road accident I would rush to the collided vehicles, दौड़ के जाएंगे जल्दी से, जो व्हीकल्स की टक्कर हो गई उन पे। तो खाली हम वहां पे तमाशा देखते हुए तमाशबीन नहीं बनेंगे, कई लोग यही करते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं, वो सब काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम जाएंगे दौड़ के, एंड हेल्प द इंजर्ड टू गेट आउट ऑफ द व्हीकल्स, कोशिश करेंगे जो भी जख्मी हुए हैं, जिनको चोट लगी, उनको तुरंत व्हीकल से बाहर निकाला जाए। आई वुड गिव देम फर्स्ट एड, इफ पॉसिबल हम उनको फर्स्ट एड की देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एड मैं आगे समझा दूंगा कैसे क्या क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, एंड देन आई विल मेक ए फोन कॉल टू कॉल द एम्बुलेंस। बच्चों एम्बुलेंस का जो नंबर होता है वो होता है 108, सॉरी 102, 102 डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, आपदा का। तो हम क्या एम्बुलेंस को 102 पे कॉल कर देंगे, और वो जगह बता देंगे जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है, तो तुरंत एम्बुलेंस क्या है 10-20 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। आई वुड रश द इंजर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल इफ पॉसिबल, और यदि सपोज एम्बुलेंस आने में देर लगती है, तो हम क्या है जो पासिंग बाई व्हीकल्स होते हैं उसमें से किसी को हाथ दिखा के रोक सकते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो इंजर्ड है उसको निकटतम अस्पताल तुरंत पहुंचाया जाए। तो ये हम कोशिश कर सकते हैं। आई वुड ट्राई टू कॉन्टेक्ट द रिलेटिव्स, और यदि कोई होश में हो, कोई पर्सन जो इंजर्ड है, और उनका नंबर वगैरह लेके उन्हीं का फोन इस्तेमाल करके या अपने खुद के मोबाइल को यूज करके हम उनके रिलेटिव्स को किसी को कॉल करके बता सकते हैं कि हम क्या है आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको चोट लगी है, इंजरी हुई एक्सीडेंट में, और उनको हम फलाना फलाना अस्पताल में ले जा रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, what should be taught to the children below 10 years of age to travel on vehicles? जब बच्चों हम खुद के पर्सनल व्हीकल्स या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बसेस हो गई, ट्रेन हो गई, इसमें जब हम ट्रैवल करते हैं छोटे बच्चों के साथ, खासकर 10 साल उससे नीचे के आयु के बच्चे तो बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उनको हमको क्या सिखाना चाहिए यात्रा के दौरान, डूज एंड डोंट्स, क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, तो बच्चों हमको छोटे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड नॉट टू पुट देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स और हेड आउटसाइड द विंडो ऑफ मूविंग व्हीकल। चलते फिरता जो व्हीकल है उसके बाहर, खिड़की से बाहर, खासकर बसेस में होता है ऐसा, ट्रेन में हाथ बाहर ना निकाले, सर बाहर ना निकले, बॉडी का कोई पार्ट बाहर ना निकाले, चोट लग सकती है। ठीक, उसके बाद चिल्ड्रन शुड सिट इन द सीट्स एंड अवॉइड मूविंग और वॉकिंग इन द व्हीकल। चलते फिरते खासकर बसेस ट्रेन में बच्चों को इधर से उधर मूव ना करने दें, उनको शांति से अपनी जगह पे बैठे रहना चाहिए। बहुत ज्यादा अपनी सीट्स को चेंज करें, ऊपर नीचे, ट्रेनों में कभी ऊपर चढ़ रहे हैं कभी नीचे उतर रहे हैं, गिर गया तो चोट लग सकती है, तो उनको सावधानी से अपनी जगह बैठने के हमको क्या है इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। देन चिल्ड्रन शुड नॉट क्लाइंब और गेट ऑफ द मूविंग व्हीकल। चलते फिरते व्हीकल्स में ना तो उनको चढ़ने दें हम, ना उनसे उतरने दें, गिर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ये चीजें ना करने दें। स्कूल गोइंग स्टूडेंट शुड नॉट ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ बस। कई बच्चों कॉलेज गोइंग पीपल होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, बस के अंदर भीड़ है, उसे बसने के लिए छत के ऊपर ट्रैवल करते हैं। इवन छोटे छोटे जीप कार होती है, उनके ऊपर भी छत के ऊपर बैठ कर ट्रैवल करते हैं, बहुत ही खतरनाक है बच्चों। बोर्ड वगैरह पे वो अपने आप को कंट्रोल ना करके ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। तेज गोइंग बस यदि सडनली टर्न मारती है तो बहुत ऊपर फोर्स ज्यादा लगती है, जितना ऊंचाई पे होते हैं तो गिर सकते हैं बच्चों। तो ये बहुत सावधानी वाली बात है, तो ऊपर कभी बैठने नहीं देना चाहिए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को। उसके
उसके बाद दे शुड कीप द विंडोज क्लोज, कोशिश करें विंडोज को क्लोज ही रखें तो ज्यादा बेटर। दे शुड बी केयरफुल, क्वाइट एंड शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ड्राइवर के अगल बगल में ही बैठ जाते हैं, उनके कान खाते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, कभी बोलते हैं अंकल म्यूजिक चला दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो। तो ऐसे केसेस में क्या है, छोटे बच्चों को ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देना चाहिए, उससे एक्सीडेंट का कारण हो सकता है वो, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमको हमारे बच्चों को 10 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको सिखाना जरूरी है, ठीक है। कई बार बच्चे डिस्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब कोई बस हायर की होती है, स्कूल बस, स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा किसी पिकनिक का टूर पे जाते हैं, तो बच्चों ड्राइवर से बहुत ज्यादा वर्ष करते हैं, ये म्यूजिक लगा दो, ये चला दो, वो चला दो, ड्राइवर को चैन ही नहीं लेने देते। तो वहाँ पे क्या है, काफी डिस्ट्रक्शन होता है ड्राइवर का और एक्सीडेंट के पूरे पूरे संभावनाएं बन सकती है ऐसे केसेस में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार्स होती है, उनकी जो बैटरी होती है, अगर हम लंबे समय तक कार को, ऑटोमोबाइल को यूज नहीं करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो क्या कारण है वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है लंबे समय के बाद, यूज करने के बाद में यूज नहीं करते हैं लंबे समय तक, आइडियल पड़ी रहती है तो डिस्चार्ज होती है, क्यों बच्चों? जो कार की बैटरी होती है वो होती है लेड एसिड एक्यूमुलेटर, सेकेंडरी सेल होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अंदर बच्चों लेड की प्लेट्स, शीट्स होती है, परफोरेटेड शीट्स, दो सेट ऑफ शीट्स होती है, एक एनोड एक कैथोड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक सेट ऑफ शीट जो होता है वो लेड का बना होता है, लेड की प्लेट है, प्योर लेड है, सीसा जिसको बोलते हैं पीबी। और दूसरी जो शीट है वो है तो लेड की, बट उस पर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस लेड ऑक्साइड की कोटिंग होती है, समझ में आ गया, लेड एंड लेड ऑक्साइड। अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये लेड ऑक्साइड रिएक्ट करता है, और ये लेड ऑक्साइड धीरे धीरे लेड सल्फेट में कन्वर्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे लेड ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, ये लेड सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का है, इसमें कन्वर्ट होता है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सेल इज बीइंग डिस्चार्ज यूज्ड। और जब हम उसकी चार्जिंग करते हैं, अब चार्जिंग कब होती है, या तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट में लगाओ डीसी के द्वारा, और या फिर क्या करो, उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको गाड़ी को यूज करना पड़ता है। जब गाड़ी चलती है, रन करती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें अल्टरनेटर लगा होता है जो चार्ज करता है बैटरी को, ठीक है कि नहीं। तो गाड़ी रेगुलर यूज होती है तो बैटरी चार्ज होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उसको खड़ी कर देते हैं तो बच्चों पड़े पड़े जो लेड ऑक्साइड है वो धीरे 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 हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ कन्वर्ट करके पूरा का पूरा लेड ऑक्साइड यदि लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो बच्चों पूरी तरीके से बैटरी डिस्चार्ज होती है, इससे उसकी लाइफ भी कम होती है। बैटरी को कभी भी पूरा डिस्चार्ज नहीं होने देना, उसको रेगुलर यूज करते रहना है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। और क्योंकि सारा लेड ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में, तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे हम आगे केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में, वो क्या है, पूरे कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्टेंट्स, तो बैटरी करंट देना बंद कर देती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो हमको दोबारा से चार्ज करवाना पड़ता है कंप्लीटली। तो बच्चों कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होने देना, फुल बहुत ज्यादा ओवर चार्जिंग भी नहीं करनी है उसकी, तो तभी बैटरी की लाइफ बनी रहती है। बैटरी में वाइब्रेशन नहीं होने देना है, ठीक है। बैटरी को प्रॉपरली टाइटली फिक्स करके रखना है, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं जहाँ, जिससे वहाँ पे जंग वगैरह ना लगे, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर, उसमें वाटर वगैरह प्रॉपर तरीके से देखना कि वो कम ना हो जाए, सूख ना जाए इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है बैटरी की लाइफ को लॉन्ग बनाए रखने के लिए। कार बैटरीज आर लेड एसिड बैटरीज इन विच लेड प्लेट्स कोटेड विद लेड ऑक्साइड आर इमर्ज्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ गया, लेड प्लेट होती है और उसको लेड ऑक्साइड ब्राउनिश कलर का ये कंपाउंड है कोट करके सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो देते हैं, जो कि बच्चों 36% बाय मास होता है कंसंट्रेशन। द कन्वर्जन ऑफ लेड ऑक्साइड इनटू लेड सल्फेट PbSO4 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब लेड ऑक्साइड धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करके PbSO4 बन जाता है और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। व्हेन नॉट इन यूज, तो जब ये PbSO4 बन जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड खर्च होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो बच्चों फुल्ली चार्ज बैटरी का कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का 36% होता है, और वो गिरते गिरते 18 to 19% रह जाता है जब वो डिस्चार्ज हो जाती है, क्लियर। सो व्हेन नॉट इन यूज द रिएक्शन गोज ऑन, रिएक्शन धीरे धीरे होते रहता है, एंड एंटायर PbO गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट, धीरे धीरे क्या है, सारा लेड ऑक्साइड जो है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और करंट देना बैटरी बंद कर देती है, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म हो गया, और यही कारण है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो उसको रेगुलरली यूज करते रहना है व्हीकल को, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, किसी भी गाड़ी को सेफली ड्राइव करने के लिए हमको उसके अलग अलग प्रकार के जो इंडिकेटर्स हैं उनका क्या फंक्शन है, कितने प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखते हैं, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड इन व्हीकल्स, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, क्या काम आते हैं। तो बच्चों इंडिकेटर दे आर यूज, लाइट्स होती हैं, ब्लिंक भी करती हैं, कुछ डायरेक्टली जल जाती हैं, आगे भी होती हैं जो उनको हम फ्रंट इंडिकेटर्स बोलते हैं, कुछ पीछे भी लगी होती हैं, पीछे हमारे नीचे भी लगी होती है, और बिल्कुल रियर जो स्क्रीन होता है उसके सेंटर पे भी लगा होता है। अलग अलग प्रकार के हमारे इंडिकेटर्स है, रियर इंडिकेटर्स एज वेल फ्रंट इंडिकेटर्स। चलिए तो देखते हैं क्या
रेड लाइट इंडिकेटर्स एट द रियर एंड फ्रंट आर टर्न ऑन। पीछे वाले जो लाल कलर के इंडिकेटर है और आगे जो लाल कलर के इंडिकेटर है बच्चों, ये हम कब जलाते हैं? ये साथ चलते हैं। ये हम तभी चलाते हैं जब किसी ड्राइवर को टर्न लेना होता है लेफ्ट या राइट। तो अगर हमको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट तरफ का इंडिकेटर दबा देंगे तो आगे वाला भी टिंग 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 ब्लिंक करेगा, पीछे वाला भी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको राइट टर्न लेना है तो आगे वाला राइट और पीछे वाला राइट दोनों एक साथ ब्लिंक करेंगे। इसका मतलब है द ड्राइवर वांट्स टू टेक टर्न आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। वो जिस तरफ का इंडिकेटर चलेगा वो इंडिकेशन देता है और आवाज भी निकालता है, टिंग 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 टिंग, ऐसे आवाज भी होती है उससे। ठीक है, तो वो आवाज पीछे वाले ड्राइवर को भी सुन जाती है कई बार। ठीक है, सो रेड लाइट इंडिकेटर्स लाल कलर के होते हैं, ये एट द रियर एंड फ्रंट, पीछे भी होते हैं और सामने भी होते हैं। ये टर्न ऑन कब करते हैं? जब ड्राइवर को टर्न लेना होता है लेफ्ट या राइट। चलिए, उसके बाद बोथ द रियर इंडिकेटर्स ब्लिंक व्हेन द व्हीकल इज स्टॉप्ड फॉर समथिंग। पीछे के दोनों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करते हैं, जलेंगे बुझ जाएंगे, जलेंगे बुझ जाएंगे। ये तब होता है जब किसी ड्राइवर को अपनी गाड़ी को कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं, लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ मिनट, एक आधे मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए रोड साइड पे हल्का सा रोकना है, चाहे गाड़ी का इंजन ऑन ही रखे, मे भी मोबाइल फोन अटेंड करना है, पानी ही पीना है। ठीक है, 2-4 मिनट के लिए रोकना है रोड साइड पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या, उसका रेड कलर का जो ब्लिंकिंग जो रियर इंडिकेटर है वो हमेशा ब्लिंक करते रहेंगे जब तक वो रुकी रहेगी गाड़ी। तो इसका मतलब है व्हीकल के अंदर पर्सन है और व्हीकल क्या है, बहुत लंबे समय तक रुकने वाला नहीं है, वो कभी भी चल सकता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये है रियर व्हीकल्स, रियर इंडिकेटर्स दोनों ब्लिंक करते हैं, रेड कलर के होते हैं। उसके बाद द रियर इंडिकेटर लाइट्स टर्न ऑन। अब बच्चों, पीछे वाला जो डोर होता है पीछे की तरफ, उस पे जो सेंटर पे स्क्रीन होता है, ठीक है, किसी किसी गाड़ी में पीछे खुल जाता है ऊपर की ओर, किसी में साइड वाइज खुलता है, कार जीप में। ठीक है, तो उसमें सेंटर पे एक इंडिकेटर लगा होता है, ग्लास शील्ड के सेंटर पे लगा होता है। तो कोई भी ड्राइवर जब ब्रेक मारता है तो ब्रेक मारते ही वो जल जाता है। समझ में आ गया? तो जैसे ही वो जल जाता है तो उससे पीछे यदि कोई ड्राइवर है उस गाड़ी के पीछे जो ड्राइव कर रहा है, तो उसको तुरंत पता लग जाता है। अगर वो जलता है तो सामने वाले ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो मतलब उसको भी चाहिए कि वो भी अपने व्हीकल को स्लो डाउन कर ले, अन्यथा टक्कर लगने की संभावना होती है। तो उसको पता लग जाता है कब सामने वाला ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, कब स्लो हो रहा है। तो मान लीजिए आगे गाड़ी है, वो तेजी से चल रही, अचानक से उस गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है, स्पीड ब्रेकर ही आ गया, तो पीछे वाले को तो दिखेगा नहीं। तो आगे वाले ने ब्रेक लगा तो इंडिकेटर जलती, पीछे वाले को भी समझ आ जाएगा कि उसने स्लो कर दिए, तो वो भी स्लो कर दे। समझ में आ गया? तो द रियर इंडिकेटर लाइट्स टर्न ऑन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट द व्हीकल्स एट द बैक आल्सो स्लो डाउन। तो इससे क्या है, पीछे वाली जो गाड़ी है उसका ड्राइवर भी स्लो डाउन कर सकता है, ब्रेक अप्लाई करके समय रहते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज यूज्ड इन ए व्हीकल। गाड़ी मोटरों में किस प्रकार की बैटरी यूज करते हैं और क्या उसका यूज है? तो बच्चों भी बताया था हमने, ये लेड एसिड अक्यूमुलेटर होते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं, चार्जेबल बैटरीज होती हैं जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड और लेड की शीट्स यूज होती है जिसपे लेड ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, और ये हमको डायरेक्ट करंट देते हैं। डीसी, दो प्रकार का करंट होता है, एसी और डीसी। जो भी बैटरीज होती है उनको डायरेक्ट करंट देती है। एसी हमको हमारे घरों में मिलता है, हम पढ़ चुके हैं जनरेटर्स वगैरह के टॉपिक में। ठीक है कि नहीं? सो इन मोस्ट व्हीकल्स लेड एसिड बैटरीज आर यूज्ड दैट प्रोवाइड डीसी। और बच्चों जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, क्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, इनमें हम एल्कली एक्यूमुलेटर्स भी यूज करते हैं जो कि NaOH पे आधारित होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फंक्शन क्या होते हैं बैटरी के? किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त जो पावर चाहिए वो किससे मिलती है? बैटरी से मिलती है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। हॉर्न ब्लो करते वक्त बैटरी की आवश्यकता होती है। खड़ी गाड़ी में हमने स्टार्ट भी नहीं किया, उसको जस्ट हमने चाबी लगा दी, डैशबोर्ड पे लाइट्स ब्लिंक कर रही है तो हम हॉर्न बजा सकते हैं बिना गाड़ी को स्टार्ट किए। तो हॉर्न जो ब्लो होता है वो बैटरी के दम पे होता है। उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट किए बिना इंडिकेटर्स, बल्ब्स, लाइट्स, ये सब हम जला सकते हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बैटरी। तो बैटरी की फंक्शन है। क्लियर है? इवन जो बाइक्स वगैरह होती है उसमें भी सेम प्रिंसिपल्स हैं। हम गाड़ी की जो लाइट्स वगैरह हैं, हॉर्न्स वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह सब यूज कर सकते हैं बैटरी के कारण, बिना उसको ऑन किए, बिना उसको स्टार्ट किए गाड़ी। चलिए, फिर बहुत सारी जो बाइक्स होती है जिनमें सेल्फ स्टार्ट होता है, वो भी क्या इन बैटरी के कारण ही होता है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, किक स्टार्ट भी नहीं होता कई बार। विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। तो बच्चों, गाड़ी मोटर के जो सामने फ्रंट में जो हेडलाइट होती है उसमें रात के समय बहुत लंबी दूरी तक देखने के लिए बच्चों कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। कॉनकेव मिरर के फोकस पे हम एक जो है बल्ब रख देते हैं, हेलोजन बल्ब, और उससे निकलने वाली लाइट उस कॉनकेव मिरर पे टकराती है और एक शार्प पैरेलल बीम मिलेगी जो कि बहुत लंबी दूरी, कम से कम 100-125 मीटर दूरी तक क्या है वो हमको रोशनी दिखाती है। तो इससे क्या है, जो ड्राइवर है वो इवन अगर हाईवे पे भी बहुत तेज गति से जा रहा है तो उसको लंबी दूरी तक एकदम से साफ सुथरा दिखाई देता है, तो हाई स्पीड पे भी वो चल पाता है।
कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। क्यों? एज दे प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम होती है तो जल्दी से वो उसकी रोशनी फेड अप नहीं होती, कम नहीं होती, डिस्पर्स नहीं होती। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि जैसे नॉर्मली हमारी टॉर्च होती है घरों में, उस टॉर्च से रोशनी एकदम से फैल जाती है, कोनिकल पोर्शन सा बन जाता है, तो 10-20 मीटर के बाद भी हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, बहुत कम हो जाती है रोशनी, तो उसकी लंबे समय तक पैरेलल बनी रहती है। ठीक है, तो ये होता है कॉनकेव मिरर के कारण। जैसे बहुत दूर का जो ऑब्जेक्ट है 100-150 मीटर दूर, वो भी उसको इजीली समय से पहले ही या समय रहते दिख जाता है। ठीक है कि नहीं? ड्राइविंग के वक्त। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू सी द बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड बाय। तो बच्चों गाड़ी मोटर में कई बार क्या होता है, ड्राइवर जिस ओर जा रहा है उसको अपने पीछे का व्यू, जिस तरफ से आ रहा है ना, अपने उसके पीछे क्या गाड़ी है, कोई मूव कर रहा है कि नहीं, वो अगर उसको देखना है कि कोई गाड़ी अगर सपोज पीछे हॉर्न ब्लो कर रही है, ओवरटेक करना चाहती है, कौन सी गाड़ी कितनी तेज आ रही है, क्या है, तो उसको पीछे के व्यू के लिए अपने को रियर व्यू मिरर यूज करना पड़ता है। और ये रियर व्यू मिरर बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की विशेषता होती है, ये पीछे आने वाला जो भी वस्तु है इसकी एक तो छोटी इमेज बनाता है, सीधी बनाता है, और साबुत पूरी इमेज बनाता है। समझ आ गया? तो इट फॉर्म्स ए स्मॉल इरेक्ट एंड कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पूरी वस्तु, चाहे बड़ी सारी बस है, ट्रक है जो ओवरटेक करने के लिए पीछे से आ रहा है, उसको पूरा दिख जाएगा, छोटा दिखेगा लेकिन पूरा दिखेगा, और सीधी इमेज दिखती है। कॉनकेव जो मिरर है अगर वो लगाएंगे तो उसमें उल्टी बन जाती है इमेज, कई बार तो गड़बड़ हो सकती है। और कॉनकेव मिरर में इमेज कभी उल्टी दिखेगी और कभी बड़ी दिखेगी बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या है, पूरा जो गाड़ी है एक साथ नहीं दिखेगी, उसका कुछ हिस्सा ही दिख पाएगा। कॉनकेव यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो स्पेशली यूजफुल फॉर गिविंग साइड टू द व्हीकल। तो नॉर्मली क्या है, पीछे वाले व्हीकल क्या आ रहा है उसको साइड देने की नहीं देने, तो ड्राइवर अगली गाड़ी का हाथ हिला के उसको साइड दे देता है। ठीक है, अगर पीछे वाला साइड मांगता है तो वहां यूजफुल होता है। उसके बाद बच्चों जो हमारी फ्रंट लाइट होती है, कार की हेडलाइट होती है, उसको दो तरीके से हम यूज करते हैं बच्चों। अ, उसी में एक छोटा सा स्विच लगा होता है और गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वहां से कंट्रोल होता है ये। तो हमारा जो स्टीयरिंग होता है उसी के बगल में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हल्का सा घुमा देते हैं आगे पीछे, तो हमारी जो सामने कार की हेडलाइट्स हैं कभी तो पैरेलल हो जाती है सीधी सामने, और कभी वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो अगर वो सीधी पैरेलल है, बहुत दूर तक रोशनी फेंक रही है, इसको हाई बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाई बीम। तो बहुत दूर तक लाइट फेंकती है। ठीक है, और अगर उसको थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर देते हैं तो थोड़ा नजदीक लाइट फेंकती है, तो उसको बोलते हैं लो बीम। तो बच्चों अगर कोई भी ड्राइवर किसी कंजेस्टेड एरिया में जा रहा हो, किसी गली में जा रहा हो, टेढ़ी मेढ़ी गलियां है, भीड़ भाड़ है, वहां उसको स्लो ड्राइव करना है, तो उसको जो बीम है वो हाई रखनी पड़ती है और लो बीम रखना पड़ता है। बिजी ट्रैफिक है ना, उसको बीम लो रखना चाहिए। तो कम स्पीड से ट्रैवल करने के लिए लो बीम होना चाहिए। गड्ढे वाला रोड है, टेढ़ा मेढ़ा रोड है, गलियां हैं, तंग गलियां हैं, तो उसमें लो बीम पे चलना है। लेकिन मान लो एक बार वो खुले हाईवे पे आ गए जहाँ तेजी से चलना है, तो बच्चों वहां पे हाई बीम यूज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाई बीम का एक नुकसान क्या है बच्चों, सामने से यदि कोई और गाड़ी आ रही है और हाई बीम जब हम यूज करते हैं, तो हमारी जो रोशनी है कार हेडलाइट वो सीधे सामने वाले ड्राइवर के आंखों में जाती है, और सपोज उसने भी हाई बीम यूज की हो तो उसकी गाड़ी की रोशनी हमारी आंखों में जाती है, तो दोनों ड्राइवर एक तरह से चकाचौंध हो जाते हैं। उनको कुछ समय तक सामने वाली गाड़ी पता ही चलती कौन सी गाड़ी है क्या है, तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ऐसे केसेस में ड्राइवर्स को रात के समय डिपर यूज कर लेना चाहिए। जैसे कोई सामने कोई गाड़ी आती है तो अपनी बीम क्षण भर के लिए लो कर ले, जब तक कोई दूसरे को पास नहीं हो जाता। तो इससे क्या है, वो चकाचौंध नहीं होगी उसकी आंखें, और क्या है वो इजीली एक दूसरे को सेफली क्रॉस कर पाएंगे। क्लियर? तो ये था क्या, हाई बीम लो बीम। व्हाट टाइप ऑफ बीम शुड बी यूज्ड बाय ए ड्राइवर इन ए बिजी ट्रैफिक सिस्टम? भीड़ भाड़ वाला बिजी सिस्टम है, लो बीम। इन a busy traffic system the lights coming from the front side, सामने जो ड्राइवर उससे जो लाइट आती है वो डैजल करती है ड्राइवर को, डैजल मतलब चकाचौंध कर देती है उसको। hence in a busy traffic at night the driver should use low intensity light beam। यहाँ आएगा यूज। ठीक है, तो ड्राइवर को क्या यूज करना चाहिए, लो इंटेंसिटी या लो बीम यूज करनी चाहिए, कम इंटेंसिटी वाली लाइट बीम यूज करनी चाहिए। हाई बीम में क्या होता है, लाइट तेज भी हो जाती है और दूर तक फेंकता है वो। ठीक है, तो दोनों ही आमने सामने ड्राइवर को काम करना चाहिए। डिपर यूज करना चाहिए, डिपर से क्या होता है, लाइट थोड़ी सी नीचे हो जाती है तो सामने वाले की आंखों में नहीं पड़ती। तो अगला देखो यही क्वेश्चन है, व्हेन शुड द ड्राइवर यूज ए डिपर? कब यूज करना चाहिए, किन परिस्थितियों में डिपर ड्राइवर को? एट नाइट ड्राइवर को डिपर कब यूज करना चाहिए बच्चों? दिन में तो क्या होता है, एक पीछे वाली गाड़ी को सामने वाली गाड़ी से साइड मांगनी है तो पीछे से हॉर्न बजा सकता है। ठीक है कि नहीं का? लेकिन रात के समय बच्चों बहुत सारे लोग रेस्ट करते हैं, आस पड़ोस में घर हो सकते हैं खूब सारे, तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रात के समय लोगों को, फिर रात के समय नॉर्मली चाहे वो कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहा है, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। रात के समय डिपर का यूज करना चाहिए। जनरल हमारे बेसिक्स हैं जो कि ड्राइवर्स को सीखने चाहिए। ठीक है, तो एट नाइट वाइल आस्किंग फॉर साइड, सामने कोई गाड़ी जा रही है, धीरे जा रही है, हमको साइड लेनी है, तो उसको ओवरटेक करना चाहते हैं हम, तो हम क्या, हमारी जो लाइट है ना, लाइट
तो ऊपर नीचे टिक 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 ऊपर नीचे करके हम क्या है उसको डिपर बार बार 2-3 बार शिफ्ट करके हम उसको सिग्नल देंगे कि हमको साइड चाहिए, और फिर वो थोड़ा सा रोड के एक तरफ हो जाएगा और हमारी गाड़ी आगे निकाल सकते हैं। तो हॉर्न ब्लो नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्या है लोग डिस्टर्ब होते हैं। एट नाइट व्हेन ए व्हीकल इज अप्रोचिंग यू, और मान लीजिए दो आमने सामने गाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही है और क्रॉस करने ही वाली है, तो उस समय डिपर मारना चाहिए, जिससे कि क्या है कि डेजल जो होती है लाइट की जो चकाचौंध है वो ड्राइवर को भौचक्का नहीं करती है, तो इजीली सेफली एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो कुछ समय के लिए तो मतलब एक तरह से टेम्पररी ब्लाइंडनेस जैसा हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है। कई बार आप बाइक वगैरह चलाते हो तो देखना सामने से कोई ट्रक या गाड़ी आ जाती है ना लाइट वाली, तो बस आप होप करते हो कि सुरक्षित गुजर जाए, हमको कुछ समय दिखता नहीं है क्षण भर के लिए तुमको, ठीक है कि नहीं है? जब तक गुजर नहीं जाते तो हम बिल्कुल धीरे हो जाते हैं, रोड के एकदम से साइड में खिसक जाते हैं, ठीक है ना। सो डिपर यूज करते हैं तो सेफली एक दूसरे को पास कर सकते हैं, आंखों में ज्यादा तेज ब्राइट रोशनी नहीं आएगी। चलिए बच्चों अगला क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस इमरजेंसी नंबर्स। बच्चों ये थ्री डिजिट के कुछ इमरजेंसी नंबर्स है जो हम तुरंत हमारे किसी भी लैंडलाइन या हमारे मोबाइल फोन से डायल करें, टोल फ्री नंबर्स होते हैं ये, तो कहाँ कहाँ सहायता ले सकते हैं। तो इमरजेंसी नंबर अगर 100 डायल करते हैं, निकटतम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ क्या कॉल मिल जाता है अगर हमको वहां से मदद चाहिए। 101 जो बच्चों फायर ब्रिगेड का नंबर है, कहीं आग उग लग जाती है तो हम इसको कॉल कर सकते हैं 101। 102 बच्चों एम्बुलेंस का नंबर है, घायल है कहीं पे इंजर्ड है उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाना हो तो एम्बुलेंस की सेवा ली जा सकती है। और 108 बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट का, आप कहीं संकट में फंस गए, प्राकृतिक संकट आ गया कोई, ठीक है, बाढ़ में फंस गए हैं कुछ ऐसा, ठीक है, तो जंगल में आग लग गई है, तो ऐसे केसेस में आप 108 को कॉल कर सकते हैं, अपना लोकेशन बता सकते हैं, वो आपको ट्रेस करके आपको मदद तुरंत पहुंचा देते हैं। देन विमेन हेल्पलाइन जो होती है बच्चों, अगर महिलाओं को तुरंत आवश्यकता है कहीं पे तो 181 को तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो ये नंबर्स बच्चों सबको अपने फोन पे डाल के रखने चाहिए तुरंत, क्या है और इनको क्या है कभी भी मिलाया जा सकता है इनसे रिलेटेड सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। चलिए उसके बाद बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करना कि जो ड्राइविंग के समय जो है अगर कोई भी ड्राइवर अल्कोहल पी करके उसके इन्फ्लुएंस में पाया जाता है तो कितना लिमिट अल्कोहल की तो एक्सेप्टेबल है ब्लड में, और उससे ज्यादा होने पर पनिशेबल बन जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्सेप्टेबल, ये बच्चों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेडली, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान कितना लेवल अल्कोहल का मानक है, एक्सेप्टेबल है, उसके बाद में पनिशेबल है, ठीक है। सो बच्चों पहली बात तो समझ लेते हैं कि ब्लड में अल्कोहल को नापते कैसे। तो ब्लड में अल्कोहल की मात्रा नापने के लिए एक यूनिट यूज होती है बैक, BAC, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो द लेवल ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। टेक्निकली बात करें तो 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 ml ब्लड जो होता है जो 1 लीटर का 10वां हिस्सा होता है, 1 लीटर के 10 पार्ट्स कर दे तो 100 ml हो जाता है, ठीक है। तो 100 ml ब्लड में 30 मिलीग्राम अल्कोहल एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा हुआ तो पनिशेबल ऑफेंस। समझ में आ गया कि नहीं, आपको बुक किया जा सकता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, उसके जो प्रोविजन है उसके तहत। तो 30 मिलीग्राम कितना होता है बच्चों बता दो, तो 1 ग्राम जो होता है ना 1 ग्राम उसमें 1000 मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम में क्या होता है 1000 मिलीग्राम होता है। तो आप समझ लो 1 ग्राम का कितना सा हिस्सा है, ये समझ में आ गया कि नहीं, क्या 1 ग्राम का कितना सा हिस्सा, ऑलमोस्ट 33 गुना कम। 1 ग्राम को 33 भागों में बांट दो, नियरली 33 पार्ट्स कर दो 1 ग्राम वजन के, वो जो छोटा सा वजन आएगा वो 100 ml ब्लड के अंदर अगर उतनी मात्रा में अल्कोहल है तो एक्सेप्टेबल, उससे ज्यादा हुई ना तो पनिशेबल। अब पता कैसे चलेगा, क्या वो खून निकाल के जांच करेंगे, नहीं बच्चों, ये जो रीडिंग होती है बच्चों ये एक छोटे से डिवाइस से पता लगती है जिसको बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजर, ब्रेथ मतलब श्वास सांस। तो होता ही है कि कोई पर्सन अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल एक वोलेटाइल सब्सटेंस, शराब पीने के बाद में क्या होता है अल्कोहल के तो वेपर्स बन बन के मुंह से बाहर निकलते, तो यही कारण देखा होगा आपने, कोई शराबी है खूब सारी शराब पी रखी है तो सड़ता है, पास बैठ जाए तो उसके मुंह से दुर्गंध आती है, तो अल्कोहल जो होता है उसके वेपर से बाहर निकलता है, ब्रेथ के साथ आता है। तो अगर कोई पर्सन अल्कोहल पिया हुआ है तो भाई हाव भाव देख के तो पता लग जाएगा शराब के इन्फ्लुएंस में, ढंग से बोलेगा नहीं चालेगा नहीं, ठीक है, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बॉडी मूवमेंट्स अजीब से होंगे, स्लगिश होंगे, जल्दी से जवाब नहीं देगा, एक्टिव नहीं होगा। तो ये अगर हमको शक होता है तो हम ये मशीन जो होती है ब्रेथ ब्रेथ एनालाइजर उसके मुंह पे लगा देते हैं, और जब वो सांस छोड़ेगा ना बाहर सांस लेके सांस छोड़ेगा तो उसमें तुरंत रीडिंग आ जाती है मिलीग्राम्स में, समझ में आ गया कि कितना कंटेंट है अल्कोहल का, और रिक्वायर्ड कंटेंट से ज्यादा, क्योंकि भाई वेपर्स बाहर निकल रहे होंगे इसके मुंह से, तो अगर लिमिट के बाहर पाया जाता है तो उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है, तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, ब्लड सैंपल निकलवाते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट बनवाते हैं और फिर उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं आगे की कार्रवाई के लिए, ठीक है, उसको कोर्ट वगैरह पेश किया जा सकता है। तो फिर रिक्वायर्ड चाहे तो जेल टर्म हो या कोई भी पनिशमेंट हो वो हो सकता है, ठीक है कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ 30 milligrams of alcohol is acceptable limit in 100 ml of blood
Alcohol in blood is determined by the instrument called breath analyzer. If more alcohol is found in the blood, 30 milligrams per 100 ml of blood से ज्यादा होती है तो पनिशेबल है. अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल के अलावा और कुछ दूसरी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, सीडेटिव्स हैं, जिनको लोग यूज करते हैं, नशे की दवाइयां हैं जिनको लोग यूज करते हैं. कई बार मेंटल इलनेस को क्योर करने के लिए कई दवाइयां होती हैं जो कि ड्राउजीनेस, नशा देती है, नींद देती है और कॉन्सेंट्रेशन भंग करती हैं. तो अगर कोई पर्सन ऐसी दवाइयां लेकर के ड्राइव करता है तो उससे भी उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रभावित होता है एंड इट कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट. तो ऐसी दवाइयों का सेवन करके भी क्या है, डायजीपाम, नाइट्राजीपाम, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको यूज नहीं करना चाहिए. नार्कोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती है. तो ये दोनों ही जो है कॉन्सेंट्रेशन को प्रभावित करती है ड्राइवर की. चलिए, अब बच्चों कई लोगों में धारणा है कि अगर कोई अल्कोहल ले लेता है तो क्या उसको कम किया जा सकता है? क्या एक्सरसाइज करके, कॉफी ले ले, इलायची खा ले, कोई दवाई ले ले? तो बच्चों फर्स्ट चीज, इमीडिएटली संभव नहीं. आपने अल्कोहल पिया और आप बोलो कि 5-10 मिनट में सारी अल्कोहल कम हो जाए, कोई दवाई के असर में कम हो जाए, बिल्कुल संभव नहीं है. कॉफी लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी जो अल्कोहल वो यूजअप होती है बॉडी में, लेकिन वो एक प्रॉपर समय लेगी. तो 10-20 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, 3-4-5 घंटे लग जाएंगे आपको एक्सरसाइज करने के. करोगे, बॉडी एक्सरसाइज करोगे, हैवी खाना पीना खाओगे, तब जाके अल्कोहल मेटाबोलाइज होगी. इमीडिएटली विद इन 10-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, कुछ होने वाला नहीं है. समझ में आ गया? द लेवल ऑफ अल्कोहल कैन बी रिड्यूस बाय एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से, वर्कआउट से हम कम तो कर सकते हैं, बट नॉट बाय कॉफी और मेडिसिन. कॉफी और मेडिसिन से कम नहीं कर सकते, और इसमें भी समय लगता है. तो देखेंगे बच्चों कितना यूनिट अल्कोहल कितने देर में यूज हो जाती है, बॉडी कितने समय में यूज कर लेता है, उसका मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया हुआ है. ठीक है कि नहीं? चलिए, अगला क्वेश्चन ये है हमारा. देखो, हाउ लॉन्ग डज अल्कोहल स्टे इन ब्लड आफ्टर कंजम्पशन. सपोज अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो कितने समय तक ब्लड में रहती है और कितने समय के बाद में हमारा शरीर उसको यूज अप करके नष्ट कर देता है, फिर पहचानी नहीं जा पाई. तो देखते हैं पहले. तो टू मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज मतलब होता है उसको यूज करके, ब्रेकअप करके, कंपोनेंट्स में तोड़ फोड़ कर देना, कंप्लीट उसको डाइजेस्ट कर लेना. टू मेटाबोलाइज 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की 1 यूनिट को मेटाबोलाइज करने के लिए लगभग 1 घंटा लगता है पर्सन अपने आप. ठीक है, बट ये सबके लिए कॉमन नहीं है बच्चों. ये डिपेंड करता है पर्सन की डाइट कैसी है, पर्सन की हेल्थ कैसी है, एज क्या है, वेट क्या है, जेंडर क्या है, किस क्वालिटी का फूड उसने लिया, सब चीज पर डिपेंड करता है. उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, तो उसको बीमारी तो नहीं है, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. नॉर्मली 1 यूनिट अल्कोहल को खर्च करने के लिए 1 घंटा लगता है. अब ये 1 यूनिट क्या चीज है बच्चों? 1 यूनिट होता है 10 ml ऑफ प्योर अल्कोहल, 10 मिलीलीटर. 10 मिलीलीटर, ये 1 लीटर का 100वां भाग है. समझ में आ गया कि नहीं? क्या सो इतना अल्कोहल प्योर जो होता है, इथेनॉल, उसको खर्च करने के लिए हमारा शरीर 1 घंटा ले लेता है. द टाइम टेकन फॉर ब्रेकिंग डाउन अल्कोहल इनटू बॉडी आल्सो डिपेंड्स ऑन वेट. अच्छा बच्चों, जितना हट्टा कट्टा हेल्दी होगा, अच्छी डाइट होगी, उतना जल्दी अल्कोहल यूज होगा. बहुत दुबला पतला इंसान है, लंबे समय तक असर पड़ा रहेगा उसका. ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, बॉडी वेट ज्यादा होना चाहिए. टिश्यू जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी खपेगी. ठीक है. The time taken for breaking down alcohol into the body also depends on weight, age. एज बटो यंग एज में तो अच्छा ये खर्च हो जाता है, बुढ़ापे में, बहुत अर्ली एज में नहीं खर्च होता जल्दी से. ठीक है. जेंडर, जेंडर पे भी डिपेंड करता है काफी हद तक, मेल फीमेल होना. एंड क्वांटिटी ऑफ फूड टेकन, ढंग से अच्छा भोजन खाएगा पेट भर के तो जल्दी अल्कोहल यूज होगा, और भोजन खाली पेट ले लेगा तो लंबे समय तक वो नशे में पड़ा रहेगा, अल्कोहल जल्दी से यूज हो नहीं पाती है. और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, कोई उसने दवाइयां तो नहीं ले रखी है पहले से, इन सब फैक्टर्स पे अल्कोहल का जो यूसेज है बॉडी के अंदर, उसका जो खपना है वो डिपेंड करता है. ठीक. चलिए, अगला, डज ड्रिंकिंग अल्कोहल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस और ओनली प्रोड्यूस द मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट. बच्चों कई लोग कहते हैं कि बहुत परेशानी है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तो शराब पी लो, सब भूल जाओगे. तो क्या इससे किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्या, या केवल ये बस गलत धारणा ही है, मिसकंसेप्शन है? तो बच्चों अल्कोहल पीने से किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता. समझ में आ गया? बल्कि उल्टा असर होता है, हमारे दिमाग को स्लो डाउन कर देगा, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ढंग से सीधे एक लाइन में चल फिर नहीं पाओगे, अपने हाथ पैरों को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे, मस्कुलर कंट्रोल जाता रहेगा. और हमारा जो है नॉर्मल रिएक्शन टाइम, कोई आपसे सवाल पूछेगा, सुनोगे, कई देर सोचोगे, फिर जवाब दोगे, इंस्टेंटली आप एक्टिव नहीं रहोगे, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है हमारा, मसल स्लगिश हो जाती है. और इससे जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग पे भी हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है. तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता. अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ड्राइवर को तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए. चलिए, ये करंट प्रोविजंस में क्या क्या है, जो प्रावधान है ड्रंक ड्राइविंग के. ठीक है कि नहीं? क्या तो आजकल इसको बहुत बढ़ा दिया गया, 2-2 बार इस पे अमेंडमेंट हुआ है बच्चों.
अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 185। एक सेक्शन 184 है, एक सेक्शन 185 है। तो 184 में पहले प्रावधान ये 1000 था, अब उसको बढ़ा करके 2000 कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और भी अभी डिमांड की जा रही है कि इसको कम से कम 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन 184 मोबाइल फोन से रिलेटेड है, ये सेक्शन 185 क्या है? ड्रंक ड्राइविंग से रिलेटेड। ठीक है, 184 है मोबाइल वाला, मैंने बताया 1000 रुपए तक बढ़ा दिया गया फाइन, 10 गुना। और ये है ड्रंक ड्राइविंग से, पहले कम होता था, आजकल इसको बढ़ा दिया गया। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, यूज ऑफ अल्कोहल बियॉन्ड लिमिट ड्यूरिंग ड्राइविंग में इन्वॉल्व। तो क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं? मैंने बताया 30 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड एक्सेप्टेबल, उससे ज्यादा पाया गया तो क्या? तो 2000 रुपए का फाइन। ठीक है, उसके बाद 6 महीने की जेल या दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या? ऑन रिपीटिंग द ऑफेंस विद इन अ पीरियड 3 वर्ष के अंदर यदि दोबारा सेम ड्राइवर पकड़ा जाता है सेम ऑफेंस के लिए, द फाइन में भी इंक्रीज अप टू ₹3000, 3000 रुपए का फाइन लगेगा। और जेल पीरियड जो होता है वो 2 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, और लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। लाइसेंस फिर वापस अगले 2 या 3 साल के लिए बैन हो जाएगा, इशू नहीं होगा उसको। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट में। चलिए, तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है ड्राइवर को। उसके बाद है हमारा अगला बच्चों, फॉगी कंडीशंस में कई बार ड्राइविंग बहुत खतरनाक होती है। जब कोहरा होता है, धुंध होती है ना, तो सड़कों पे कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रैश ड्राइविंग के कारण, तेज ड्राइविंग के कारण, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो ऐसे केसेस में हमको फॉग लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फॉग लैंप में एक्चुअल में कौन से बल्ब यूज होते हैं वो पूछा कुछ, विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज इन फॉग लैंप्स। तो बच्चों कोहरे में जो येलो कलर के जो लैंप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो बहुत दूर तक देखने में हेल्प करते हैं। प्लस वो एकदम से एक येलोइश ऑरेंज कलर का बिल्कुल एक बबल सा या स्पॉट सा बना लेते हैं, तो सामने आने वाली गाड़ी उसको एकदम से येलोइश कलर की हेज दिख जाती है। ठीक है, तो वो धीरे हो सकता है। तो फॉग लैंप जो होता है वो, उसमें येलो हेलोजन बल्ब यूज होता है। समझ में आ गया? और इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं वोल्टेज के हिसाब से। दे में भी H1 हेलोजन 1, H1, H2, H3, H4, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग हिसाब से आते हैं ये। इनकी पावर अलग अलग, वोल्टेज अलग अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा येलो हेलोजन बल्ब के अलावा आजकल एलईडी बल्ब यूज करने लगे, ये व्हाइट लाइट देते हैं नॉर्मली। और जिनॉन बल्ब यूज किए जाते हैं। तो जिनॉन बल्ब, हेलोजन बल्ब यूज येलो कलर की लाइट देते हैं, ये व्हाइट कलर की लाइट देते हैं। और जो घना कोहरा होता है बच्चों, व्हेन द ड्राइवर कैन नॉट सी फार फ्रॉम व्हीकल, और जब घने फॉग में ड्राइवर बहुत दूर तक नहीं देख पाता है, तो बच्चों ड्राइवर को अपना जो शीशा है, कार की जो हेडलाइट है, उस पे येलो कलर की स्ट्रिप, सेलोफेन पेपर आता है, चमकीला पेपर, उसकी स्ट्रिप पेस्ट कर लेनी चाहिए। तो सेलोफेन पेपर की जो येलो कलर की स्ट्रिप, इसकी विशेषता क्या होती है? सामने वाले गाड़ी का लाइट जब इस पे पड़ती है तो ब्राइट क्लियर रिफ्लेक्ट करता है, तो एकदम से सामने वाली गाड़ी को हमारी गाड़ी दिख जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो हम क्या सेलो टेप की मदद से सेलोफेन पेपर की स्ट्रिप चिपका सकते हैं ये फॉगी कंडीशंस में। और हमको बहुत ही स्लोली ड्राइव करना चाहिए, 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की से ज्यादा रफ्तार हमारी गाड़ी की नहीं होनी चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि फॉग के कारण बहुत सारी गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है एक्सप्रेसवे से। चलिए, उसके बाद क्या है? व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग टर्न्स बाय व्हीकल्स। जब गाड़ी मोटर, जब जैसे हम टर्न लेने वाले होते हैं, तो मोड़ पे टर्न लेते वक्त किन सावधानियों को ध्यान रखना है? तो बच्चों सबसे पहली बात, अगर हम टर्न ले रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, नीचे घाटियां हैं, बड़ी बड़ी खाइयां हैं, तो स्पीड बहुत कम हो जानी चाहिए हमारी। समझ में आ गया? ठीक है। और सीधी बात, इंडिकेटर्स वगैरह का यूज कर लेना है हमको। ठीक है, ठीक। अगर मैदानी इलाकों में ले रहे हैं, वाइल टेकिंग शार्प टर्न्स, तीखे टर्न्स यदि हम ले रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, और ड्राइविंग इन हिली एरियाज, द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी लो, बहुत कम, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्पीड। टेकिंग ए टर्न एट हाई स्पीड में कॉज स्किडिंग ऑफ व्हीकल, अगर बहुत तेजी से हम टर्न मारते हैं तो वो व्हीकल स्किड होकर खाई में गिर सकता है। मैदानी इलाकों में टर्न लेना है हमको, शहरों में लेना है, तो हम कोशिश करें इंडिकेटर्स का यूज करें प्रॉपर। मैं बता चुका हूँ पहले इंडिकेटर्स कौन कौन से। चलिए अगले हमारे कुछ सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं। वाई इज वेयरिंग हेलमेट और सीट बेल्ट नेसेसरी। टू व्हीलर है तो हेलमेट क्यों पहनना जरूरी है? और अगर हम क्या है, फोर व्हीलर में ड्राइव कर रहे हों या को पैसेंजर्स भी हों साथ में ड्राइवर के बगल में, तो उनको सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी है? सीट बेल्ट, ओके। वाइल राइडिंग ए टू व्हीलर इट इज नेसेसरी टू वेयर हेलमेट। क्यों? क्योंकि हेड इंजरी सबसे ज्यादा खतरनाक इंजरी होती है बच्चों। खोपड़ी के अगर जॉइंट्स खुल गए तो सुधरेंगे भी नहीं, पर्सन की डेथ हो सकती है चोट लगने पर। तो यही कारण है कि हमारे हेड को चोट से बचाने के लिए हमको हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज सर की इंजरीज अक्सर फैटल होती है। द पर्सन माइट गेट किल्ड इन केस ऑफ सीरियस हेड इंजरी। समझ में आ गया? So, उससे बचने के लिए हेलमेट को प्रॉपरली पहनना है, और हेलमेट को पहनने के बाद में उसका जो स्ट्रैप होता है उसको भी प्रॉपरली बांधना है। कई लोग सिर्फ डाल लेते हैं हेलमेट, कई लोग दिखाने के लिए लटका के रखते हैं गाड़ी पे। ठीक है, तो ये चीज गलत है। और अगर दो जने भी राइड कर रहे हैं तो दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है, जो राइड कर रहा है वो, जो पीछे जो बैठा है वो भी। समझ में आ गया? चलिए,
तो इनकी खुद की सुरक्षा के लिए। वाइल ड्राइविंग ए फोर व्हीलर, और अगर हम फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, इट इज नेसेसरी टू वेयर अ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। अच्छा बच्चों, कई बार लोग कहते हैं कि सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट से बचने के लिए सीट बेल्ट पहनना। गलत, एक्सीडेंट से बचने के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनी जाती। कभी भी सीट बेल्ट पहनने से एक्सीडेंट से बचना नहीं, एक्सीडेंट तो भाई सामने वाले की गलती से भी तो हो सकता है। तो बच्चों, ये इसलिए पहनी जाती है क्योंकि यदि सपोज हम सीट बेल्ट पहने रहते हैं तो अपनी सीट से बंधे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी अचानक से ड्राइवर को इंस्टेंटली ब्रेक मारने की आवश्यकता पड़ जाती है। कोई जानवर ही सामने आ जाए, सामने वाली जो गाड़ी है, अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाए, कोई बच्चा सामने आ जाए, पर्सन सामने आ जाए, ओल्ड मैन आ जाए कोई भी, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, अचानक से सामने वाली गाड़ी एकदम से ब्रेक मार दे, धीरे कर दे, ब्रेकर आ जाए, गड्ढा आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यदि किसी ड्राइवर को सडनली ब्रेक मारना पड़ता है, तो बच्चों अगर सीट बेल्ट नहीं बांधी होगी ना, तो हमारे न्यूटन का एक लॉ है, क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। तो हमारा जो मोमेंटम है उसको हम संभाल नहीं पाएंगे, और जो पर्सन होता है, ड्राइवर वगैरह, उस सब डैशबोर्ड से टकरा सकता है, और इवन ही में बी थ्रोन आउट ऑफ द विंड स्क्रीन को तोड़ ताड़ के बाहर भी निकल सकता है। वो समझ में आ गया? तो सीरियस चोट लग सकती है। तो यदि वो अपनी सीट से बंधा भी रहेगा ना, तो कम से कम उसको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगेगी, डैशबोर्ड से सर उसका टकराएगा नहीं, सीरियस इंजरी से बच सकता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। ठीक है, सो देखो हाँ, तो while driving a four wheeler, it is necessary to wear a seat belt so that the body remains fastened with the seat, ताकि शरीर हमारा अपनी सीट से बंधा रहे, चिपका रहे। It can prevent injuries to the driver and passenger, ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को ही सीरियस इंजरी से बचा सकते हैं इन केसों में सडन ब्रेकिंग और एक्सीडेंट। अचानक से ब्रेक मारना पड़े, एक्सीडेंट भी हो जाए, तो भी उस केस में होगा चोट थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा चोट नहीं लगेगी आपको। इफ समवन इज नॉट वेयरिंग ए सीट बेल्ट, और मान लो यदि कोई सीट बेल्ट नहीं पहने हुए है, तो क्या, हिज हेड और बॉडी पार्ट्स में कोलाइड विद द डैशबोर्ड रिजल्टिंग इन इंजरी। तो सामने जो डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग है, उससे जोर से सर टकरा सकता है, बॉडी पार्ट्स को बहुत सीरियस चोट लग सकती है, गाड़ी का कोई हिस्सा चुभ सकता है उसको। ठीक है, सो वन शुड वेयर सीट बेल्ट एंड हेलमेट्स फॉर सेफ्टी। तो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। तो इसको यूज नहीं करते हुए पाया जाता तो भी बच्चों फाइन लगता है। अगला बच्चों, व्हेन वाज द अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट प्रपोज। बच्चों, इस मोटर व्हीकल एक्ट वैसे 1988 में पारित हुआ था। 2016 में प्रस्ताव रखा गया था कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार को सुझाए गए, और उसका जो कैबिनेट है उसका अप्रूवल, पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद में उसका जो अप्रूवल है 2017 में मिल गया। 2017 लास्ट से लागू हो गया, और 2018 से ऑनवर्ड्स कंटिन्यूसली ये नए प्रावधानों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा बच्चों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम टू हेल्थ कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ए पर्सन मे बी रिजेक्टेड। दो ऐसी कंडीशंस बताओ, दो तीन, जिनके आधार पे किसी पर्सन को मना किया जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से, उसका ड्राइविंग लाइसेंस अगर अप्लाई किया तो इट कैन बी स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। तो सबसे पहला चीज है कैटरेक्ट, अगर उसको मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद बच्चों तो आईसाइट बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। ठीक है, आंखों का जो व्यू ऑफ जो विजन है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, और रेंज ऑफ विजन घट जाती है, दूर तक दिखाई नहीं देता पर्सन को। और या फिर नाइट ब्लाइंड, रतौंधी हो, रात के समय उसको कम दिखाई देता हो, अंधेरे में रोशनी में कम दिखता हो, तो ऐसे पर्सन को क्या है, सीधा ही मना किया जा सकता है, इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए। सेकंड, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो। कलर ब्लाइंडनेस बच्चों वो बीमारी होती है जो जनजाति होती है, मेल्स में ही होती है नॉर्मली, एंड इसमें क्या पर्सन लाल और हरे कलर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। द पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन लाइट। तो रेड, लाल और हरे कलर में अंतर नहीं बता पाएगा, तो बच्चों ट्रैफिक की बत्तियां कैसे समझेगा वो? ट्रैफिक की मेन बत्तियां तो दो ही होती है, लाल और हरी, तो दिक्कत आएगी उसको। एंड तीसरा क्या है, पुअर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, अगर उसके मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, पोलियो से ग्रसित है, ठीक है, उसको कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिससे कि उसका जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है सही नहीं बैठता है, तो उसको ब्रेकिंग में, स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे केसेस में भी क्या है, उसको हम ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू नहीं करते। तो इसके लिए बच्चों कुछ टेस्ट होते हैं जो आरटी जो हमारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वो क्या है, डिवाइस की है जिसने, तो उन टेस्टों के आधार पे ही अगर ये टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है, इसके बिना नहीं किया जाता। ठीक, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए बच्चों टेस्ट ड्राइविंग होती है, जिसमें पर्सन को एक छोटे से ट्रैक पे ले जाते हैं और वहां पे उसको व्हीकल को ड्राइव करने के लिए बोलते हैं। एक अंग्रेजी क्या मैथमेटिक्स का जो लेटर 8 है, उस 8 के निशान में उसको क्या है, ड्राइव करने के लिए बोलते हैं। तो अगर वो लेफ्ट और राइट इजीली टर्न ले पाता है, इजीली पार्किंग कर पाता है, आगे पीछे इजीली
चला पाता है स्मूथली, तो इसका मतलब उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए, और कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है। मेंशन एनी 3 फैक्टर्स व्हिच हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ड्राइविंग। क्या 3 फैक्टर्स है जिससे कि जो ड्राइविंग है उस पे विपरीत असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है, जो ड्राइविंग में बिल्कुल हानिकारक है, तो जो ड्राइविंग को मुश्किल बना सकते। तो बच्चों फटिक मतलब थकान। कोई पर्सन है दिन भर ड्राइविंग करे और फिर रात को भी बिना रेस्ट के लगातार ड्राइविंग करे 10-10, 15-15 घंटे तक, तो थकान के कारण बच्चों नींद की झपकी आ सकती है, उसको ड्राउजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, और कभी भी स्टीयरिंग से कंट्रोल खो करके वो गाड़ी कहीं पे भी टक्कर लग सकती है। तो फटिक थकान में कभी बच्चों नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। नींद आ रही है तो रेस्ट कर लेना चाहिए, घंटा 2-4 घंटा, ठीक है, तभी चलानी चाहिए, फ्रेश होकर चलाना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल पी करके कभी नहीं चलानी चाहिए, और दूसरी जो नशे की ड्रग्स है, दवाइयाँ, उनको खा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उससे क्या है, कंसंट्रेशन भंग होता है, हम हमारे होश नहीं संभाल सकते। और बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक हो ऑन, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हो, तो उसके असर से भी कंसंट्रेशन प्रभावित होता है, तो भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए बहुत लाउड म्यूजिक या साउंड के साथ। चलिए, उसके बाद बच्चों हाईवेज पे जो ड्राइवर्स होते हैं, मैंने बताया अक्सर हाई बीम या पावरफुल लाइट्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हाईवेज पे गाड़ी बहुत तेजी से चलती है, 100, 125, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ऐसे केसेस में उसको एकदम से बहुत दूर तक देखना बहुत जरूरी है। 2-4 सेकंड में तो बच्चों गाड़ी 50, 60, 70 मीटर चल जाती है, तो उसको बहुत दूर तक उसके क्लियर साइट होना चाहिए। तो हाई बीम में 100, 125, 150 मीटर तक इजीली उसको चीजें दिख जाती हैं, समय से ही पहले दिख जाती हैं, इससे पहले कि गाड़ी वहां पहुंचे, तो उसकी जो विजिबिलिटी अच्छी बनती है। तो पूछा गया है व्हाई आर पावरफुल लाइट्स और हाई बीम यूज बाय ड्राइवर्स ड्राइविंग व्हीकल्स ऑन ए हाईवे। तो हाईवे पे हाई बीम यूज करनी चाहिए, हाई दोनों में हाई है। और जो कंजेस्टेड ट्रैफिक है, गलियां हैं, नैरो लेन्स हैं, मोड़ हैं, वहां पे नॉर्मली लो बीम यूज करना चाहिए। गड्ढे वाली सड़क है, लो बीम, ठीक है। बिकॉज द पावरफुल लाइट इनेबल्स द ड्राइवर ऑफ व्हीकल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वेल एट। पावरफुल जो उसकी रोशनी होती है, बीम होती है, तो दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स को भी समय रहते हुए क्लियरली देख पाता है। ठीक, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम वैसे पहले देख चुके हैं, एक बार छोटा क्वेश्चन फिर से है कि जो लीगल लिमिट है हमारे ब्लड में ड्राइविंग के दौरान, वो क्या है, कि इससे नीचे नीचे होनी चाहिए। तो ये बच्चों लीगल लिमिट है 30 मिलीग्राम्स ऑफ एल्कोहल पर 100 ml ऑफ ब्लड। इससे ज्यादा होता है तो पनिशेबल है, और ये बैक में नापा जाता है। और नापने के लिए डिवाइस जो है वो है, मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस है वो है बच्चों ब्रेथ एनालाइजर। चलिए, अब बच्चों मेक ए लिस्ट ऑफ कॉमन आइटम्स केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स। बच्चों ये हर कार में, गाड़ी में किट के रूप में होना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं, क्या ट्रैवलिंग के दौरान। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स हो सकता है, हमारा फर्स्ट एड किट होता है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जो फर्स्ट एड किट है, इसमें ये आइटम होनी चाहिए। जर्मीसाइडल या एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, सॉल्यूशन, जैसे कि बीटाडीन वगैरह हो सकता है, डेटॉल भी हो सकता है, सेवलॉन भी हो सकता है, नॉर्मली सबसे बेस्ट है आयोडीन और अल्कोहल से बनती है ये, ठीक है ना, बीटाडीन। उसके बाद कॉटन होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, का स्वैब कॉटन का, जिससे कि जख्म वगैरह को कवर किया जा सके। एडेसिव कोई बैंडेज होनी चाहिए, ठीक है, या फिर पेपर का टेप भी चलेगा। गॉज मतलब पट्टी होनी चाहिए कॉटन की। फिर उसके बाद एनाल्जेसिक पेन किलर, कोई टैबलेट्स वगैरह होनी चाहिए, दर्द हो रहा तो तुरंत वो दी जा सके। एनाल्जेसिक स्प्रे, कई बार बहुत तेज पेन होता है, पेशेंट करा रहा है, तो उसको ये तुरंत स्प्रे करके इमीडिएटली रिलीफ दिया जा सकता है, तो ऐसा स्प्रे भी होता है कई बार। एंड देन क्रैप बैंडेज होनी चाहिए, कहीं पे सूजन आ गया है, ज्यादा घाव लग गया या मोटा हो गया, कहीं सूज गया है, हड्डी का डिसलोकेशन हो गया, तो तुरंत वो क्रैप बैंडेज बांध के लपेट दिया जाए, उसको गर्म रखा जा सके, ठीक है, अकड़े नहीं वो जगह। सीजर्स, कैंचियां होनी चाहिए, साबुन होना चाहिए। ये सारी चीजें बच्चों उस फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए, हर गाड़ी में होनी चाहिए। देन मोर देन 2/3 ऑफ ऑल रोड एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू मिस्टेक ऑफ ड्राइवर्स। हमारे देश में बच्चों 2/3 जो है, हर 3 में से 2 एक्सीडेंट जो है बच्चों ड्राइवर्स की मिस्टेक्स होती है। तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो ड्राइवर अक्सर करते हैं, जिनके कारण अधिकतर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स कमिटेड और डन बाय ड्राइवर्स आर एज फॉलोज। पहला, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। समझ में आएगा, ड्राइव करते वक्त अल्कोहल के सेवन कर लेना या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करना। दूसरा, ओवर स्पीडिंग, लिमिट के बाहर तेज चलाना। कई बसेस जो होती हैं, तसल्ली नहीं रहती प्राइवेट बस वालों को, सवारी के चक्कर में तेज भगाते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, पलट जाती है कई बार। ओवरटेकिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड, गलत तरीके से, गलत साइड से ओवरटेक करना, लेफ्ट साइड से, गलत चीज है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। टेकिंग टॉकिंग ऑन सेल फोन वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पे, सेल फोन पे बात करना, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर वाला हो। ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स को लिमिट के बाहर लाद करके चलाना, कई बार ट्रैक्टर्स वगैरह देखना, जीप वगैरह देखना, सवारी लिमिट के बाहर भर लेते हैं, तो इससे भी क्या है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ड्राइविंग इन स्लीप और फटीग, थकान में ड्राइव कर रहा है, नींद आ रही है, ड्राइव कर रहे हैं,
तो दिक्कत होती है, खासकर ट्रक ड्राइवर्स के साथ बहुत होता है बच्चों, रात रात को जो चलते हैं। वेरी लाउड म्यूजिक, खूब तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, उससे भी ध्यान भंग होता है। एंड जो होता है एटीट्यूड ऑफ केयरलेसनेस, केयरलेसनेस होता है बच्चों की केयरलेस बिहेवियर जो है एक तरह से क्या है, उनको बेपरवाह जो होता है, लापरवाही बरतना, इससे भी क्या है कई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं हमारे। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गोल्डन आवर क्या होता है। जैसे ही किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो अगर उसको सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट होने के बाद जो पहला 1 घंटा होता है, वो 1 घंटा उसके जीवन के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस 1 घंटे के दौरान उसको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प मिल जाती है, मेडिकल केयर मिल जाती है, निकटतम अस्पताल पहुंच जाता है, तो उसकी जान बचाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो कोशिश ये की जाए जितना जल्दी हो सके पर्सन को, विक्टिम को एक्सीडेंट के तुरंत बाद अस्पताल रश कर दिया जाना चाहिए, तो उसको बचाने की संभावना बढ़ जाती है। उसको कहीं अगर जरूरत हो तो तुरंत फर्स्ट एड दे करके एम्बुलेंस बुला ली जाए, ठीक है कि नहीं। क्या अगर कोई उसको कहीं पे घाव लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत ब्लीडिंग को स्टॉप करने का उपाय किया जाना चाहिए। कहीं से खून बहुत तेजी से बह रहा है तो दबा दो उसको बहुत जोर से, उस जगह प्रेशर लगा दो, बैंडेज वगैरह कुछ है तो कपड़ा बांध दो टाइटली, ठीक है। जल्दी से उसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो ये पहला घंटा उसको जीवन बचा सकता है, इसी को गोल्डन पीरियड कहते हैं, गोल्डन आवर। द टाइम पीरियड ऑफ 1 hour या एन आवर आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट ड्यूरिंग विच द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल इज कॉल्ड गोल्डन आवर। समझ में आ गया। एक्सीडेंट के तुरंत बाद का 1 घंटा जिसके दौरान जो विक्टिम है, एक्सीडेंट का जो शिकार हो गया है, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया जाना चाहिए, कहलाता है गोल्डन आवर। दिस पीरियड ऑफ गोल्डन आवर इज वेरी क्रिटिकल फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ ए विक्टिम। और जो भी पीड़ित है, जो भी इंजर्ड है, उसकी जान बचाने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इफ द इंजर्ड गेट्स मेडिकल केयर विद इन एन आवर ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होते ही 1 घंटे के अंदर अंदर उसको तुरंत मेडिकल हेल्प, चिकित्सा मिल जाती है, द चांसेस ऑफ सेविंग हिज और हर लाइफ आर मोर, उसकी जान बचाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। मीनवाइल, और इससे पहले मेडिकल हेल्प मिल पाए उसको फर्स्ट एड दे देना बहुत जरूरी है। तो जो भी वहां सबसे पहले पर्सन पहुंचे उसको फर्स्ट एड पक्का दे दे। मीनवाइल द फर्स्ट एड अटेम्प्ट्स मस्ट बी मेड, चोट लगती है तुरंत फर्स्ट एड दे दिया जाना चाहिए, ब्लीडिंग हो रही तो उसको रोक दिया जाना चाहिए। और बेस्ट वे टू स्टॉप ब्लीडिंग इज टू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वोंड, जो भी घाव है जहां से खून बह रहा तुरंत उसको दबा दो, हाथ से कपड़ा बांध दो, कुछ भी कर दो, उसको दबा दिया जाना चाहिए, तो घाव से खून बहना तुरंत बंद हो जाता है थोड़ी देर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बच्चा है, व्हाई इज द यूज ऑफ सेल फोन्स प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स। तो बच्चों जो सेल फोन होते हैं उनका यूज क्यों बैन किया गया है, तो उससे ड्राइवर का ध्यान भंग होता है और वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। द यूज ऑफ सेल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग ए व्हीकल डाइवर्ट्स द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर, इससे ड्राइवर का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होता है, ध्यान भंग होता है, मेकिंग हिम और हर अनेबल टू हैव फुल कंट्रोल ओवर द स्टीयरिंग, स्टीयरिंग पे उसका पूरा पूरा नियंत्रण नहीं रहता बच्चों। और इससे क्या है, वो नियंत्रण लूज करने के कारण एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। ये नहीं जरूरी नहीं है एक्सीडेंट होगा ही, बट संभावना बहुत होती है। हेंस द यूज ऑफ सेल फोन इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग ड्राइविंग, और यही कारण है कि सेल फोन का जो यूज है, मोबाइल्स का जो यूज है, वो प्रतिबंधित है ड्राइविंग के दौरान। चलिए, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर यूजिंग सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, पहले बता चुके हैं। आजकल ये 1,000 रुपए है या 6 महीने का फाइन है, ठीक, 6 महीने का जेल टर्म। एनी ड्राइवर फाउंड यूजिंग सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग, समझ में आ गया। यदि कोई ड्राइवर ड्राइविंग के इस वक्त सेल फोन मोबाइल पे बात करते हुए पाया जाता है, ही मे बी बुक्ड अंडर सेक्शन 184 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। बच्चों ये मोबाइल पे बात करने के लिए है, और सेक्शन 185 जो है ड्रंक ड्राइविंग के लिए, ठीक है। दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट ओरिजिनली 1988 में बना था, उसका जो सेक्शन 184 है उसके तहत प्रोविजंस हैं कि कोई भी यदि सेल फोन पे बात करता हुआ पाया जाता है तो उसके या तो 6 महीने की जेल हो या 1,000 रुपए जुर्माना, या फिर जिद्दा जिद्दी करता है तो दोनों भी लगा सकते हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बताओ, कि अगर फॉगी कंडीशंस है, डिम लाइट है, ठीक है, तो ड्राइवर को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ड्राइविंग के वक्त, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय ए ड्राइवर व्हाइल ड्राइविंग इन डिम लाइट या फॉग, फॉगी वेदर है तो बहुत कम रोशनी है, पुअर विजिबिलिटी है, तो क्या सावधान, तो मेन यहाँ पे जो चैलेंज है वो पुअर विजिबिलिटी है, समझ में आ गया। इन फॉगी कंडीशंस द विजिबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड, बहुत कम दूरी तक की, जो नॉर्मल लाइट है तो उसमें पर्सन 150 मीटर तक दूर देख सकता है, इसमें 5 मीटर 10 मीटर से भी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं रहती है, तो क्या फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर नीडेड बाय ड्राइवर्स व्हाइल ड्राइविंग अंडर फॉगी कंडीशन, तो ड्राइवर जो है उनको निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए अब यदि वो ड्राइव करते हैं कोहरे वाली परिस्थितियों में। तो पहली बात तो है स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड
नहीं होनी चाहिए। गाड़ी 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ना चलाए, धीरे धीरे ही चलाए। समझ में आएगा? डू नॉट ड्राइव फर्स्ट या सेकंड गियर में, उससे ज्यादा नहीं। यूज स्पीडोमीटर एज ए गाइड टू रेगुलेट स्पीड, अपनी स्पीड को, क्योंकि बाहर तो कुछ दिखेगा ही नहीं कितना तेज चल रही गाड़ी। समझ में आ गया? एहसास नहीं होता, तो अपनी स्पीडोमीटर से अपनी स्पीड को चेक किया जाए। ठीक है, स्पीडोमीटर पे कांस्टेंट नजर रखी जाए, लिमिट के बाहर स्पीड ना बढ़े। उसके बाद धीरे चलना है तो लो बीम लाइट यूज करना। यूज लो बीम हेडलाइट, तो बहुत दूर तक रोशनी नहीं फेंकेगी। यूज हाई बीम लाइट, यूजिंग हाई बीम लाइट इम्पेयर्स विजिबिलिटी। अगर हम मान लो हाई बीम लाइट यूज करते हैं बच्चों, तो सीधी पैरल बीम फेंकती है, और क्योंकि आगे फॉग है और फॉग व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर की चीजें अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं बच्चों लाइट के, तो हमारे द्वारा फेंकी गई लाइट फॉग से रिफ्लेक्ट होकर हमारी ओर ही आएगी, तो हमको देखने में और ज्यादा परेशानी होगी, ड्राइवर चकाचौंध होगा। समझ में आ गया? सो यूजिंग हाई बीम लाइट, अगर हम हाई बीम लाइट यूज करते हैं फॉगी वेदर में, इट इंपेयर्स विजिबिलिटी, इससे विजिबिलिटी और भी कम हो जाएगी। क्यों? एज मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन योर व्हीकल बाय द फॉग, फॉग वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देगा हमारी ओर, तो उसमें हाई बीम लाइट काम देती नहीं है, उससे विजिबिलिटी और भी कम हो जाएगी, तो लो बीम पे ही रखना है इसको। यूज फॉग लाइट, बच्चों येलो कलर के जो हेलोजन लैंप होते हैं, फॉग लैंप बोलते हैं उनको, वो यूज करना चाहिए। वो क्या करता है, रोड को बहुत अच्छी तरह से इल्यूमिनेट करता है, येलोइश लाइट फेंकता है, येलोइश ऑरेंज कलर की लाइट फेंकता है, तो इससे सामने वाला व्हीकल हमारे व्हीकल को और भी अच्छी प्रकार से देख पाता है, तो वो सेफ दूरी से निकल जाएगा, क्रॉस भी कर रहे हैं तो। येलो कलर की फॉग लाइट यूज करनी चाहिए, या बताया था ना सिलोफिन येलो कलर के स्ट्रिप्स, वो चिपका सकते हैं। डू नॉट स्टॉप ऑन रोड, बच्चों कभी भी फॉगी वेदर में रोड पे अचानक से रुक नहीं जाना है, पीछे वाली गाड़ी चलती रहेगी, कभी भी वो पीछे से आके टक्कर मार सकती है, तो यदि आपको रुकना ही है, रोड से अलग निकल जाओ, नीचे कुछ सुरक्षित पार्किंग जगह ढूंढो, वहां रुको। रोड पे कभी नहीं रुकना है फॉगी वेदर में, पीछे वाली गाड़ी तेजी से आके कभी भी टक्कर लग सकती है। देन आपको अगर ओवरटेक करना, पहली बात तो ओवरटेक की कोशिश मत करो, और ओवरटेक करना भी चाहते हो, कहीं जल्दी जाना है, तो कोशिश करो डिपर यूज करो। तो टिक डिपर यूज करने से क्या होता है, फ्लक्चुएशन होगा लाइट में अप डाउन, तो सामने वाला क्या साइड दे सकता है। और अपना जो विंड स्क्रीन है, क्योंकि बच्चों फॉग विंटर्स में होता है, तो विंटर में अगर हम शीशे वगैरह बंद रखते हैं, तो अंदर हमारी जो सांस जब हम लेते हैं, तो उसका जो वाटर वेपर से हमारी विंड स्क्रीन पे जमा होता है, तो वो समय समय पे साफ करते रहना है, अदरवाइज हमको धुंधला दिखाई देगा। तो विंड स्क्रीन को बिल्कुल क्लीन रखना है, समझ में आके, बाहर से भी अंदर से भी, जिससे विजिबिलिटी सही बनी रहे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट सम कॉमन इंजुरीज ड्यूरिंग रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट के बाद क्या क्या कॉमन इंजुरीज होने की संभावना होती है, और क्या उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। चलिए, सम कॉमन इंजुरीज ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट, तो क्या क्या इंजुरी, हेड इंजुरी बच्चों, सर की चोट बहुत लगती है लोगों को, ठीक है। उसके बाद बैकबोन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी हो सकती है, इंजुरीज इन चेस्ट और एब्डोमेन, पेट में चोट लग सकती है हमको, कोई इंटरनल ऑर्गन्स में चोट लग सकती है, छाती में हमको चोट लग सकती है, बोन फ्रैक्चर, हड्डियां हमारी फ्रैक्चर हो सकती हैं, डिसलोकेशन हो सकता है जॉइंट्स का, ब्रूइजेस मतलब होता है छिल सकता है कहीं से, ठीक है, कट लग सकता है, जल भी सकता है, कोई गर्मा गर्म इंजन वगैरह, बोनेट वगैरह का कोई पार्ट फट गया, इंजन वगैरह उससे चिपक गया कोई, तो जल भी सकता है बच्चों। और डिसमेंबरमेंट, ये सबसे बुरा काम है, हमारे क्या लिम्स भी उखड़ सकते हैं, हाथ पैर अलग ही हो सकते हैं, कई लोग कट के ही गिर जाते हैं, अलग इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है। तो डिसमेंबरमेंट मतलब होता है कि हमारे जो लिम्स है, हाथ पैर है, वो डिटैच हो जाना, बॉडी से अलग ही हो जाना, ठीक है, डिटैचमेंट, MENT, डिटैचमेंट ऑफ लिम्स, हाथ पैर का उखड़ जाना। तो ये कई होते हैं, कई बार होता है ना, हम जैसे गाड़ी मोटर बस से हाथ बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी रगड़ करके चलेगी साथ में, तो अलग ही हो जाता है वो। तो ये कुछ इंजरीज हो सकती है। तो फर्स्ट एड क्या क्या दिया जाता है बच्चों, सबसे पहला जरूरी है, आप आइडियल यूजर और रोड साइड पे जा रहे हो तो तुरंत हेल्प के लिए पहुंचो। लेकिन मान लो आप खुद भी यात्री हो, ठीक है, तो एक्सीडेंट के बाद पहले तो खुद को देखो कि आपको तो नहीं लगी, और अगर आप खुद ठीक ठाक हो, अ, इतनी एनर्जी है आप में शेष कि आप दूसरे की मदद कर सको, तो तुरंत दूसरे की मदद करनी चाहिए। किस प्रकार से कर सकते हो, देखो, चेक योर सेल्फ, सबसे पहले खुद को चेक करो, सबसे पहले खुद को चेक करो। इफ यू आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट, अगर आप भी एक्सीडेंट में शामिल हो, तो सबसे पहले स्वयं को चेक करो, और यदि ठीक ठाक हो, इफ यू आर ओके, देन हेल्प अदर्स इन द फॉलोइंग। आपका क्या जिम्मेदारी बनती है, दूसरों की मदद कैसे करें वो देखेंगे। चेक द इंजरीज, तो सबसे पहले दूसरे जो भी आपके को पैसेंजर्स हैं उनको देखो, चोट उठ तो नहीं लगी किसी को। अटेंड द क्वाइट टेस्ट पर्सन फर्स्ट, जो सबको एक बार बोल के आवाज मार के देख लो, अगर कोई पर्सन बोल नहीं रहा है, क्वाइट है, तो सबसे पहले उसको अटेंड करना जरूरी है, तो उसको सीरियस चोट लगी हो सकती है। अब सीरियस चोट में क्या आता है, सबसे पहले जो क्वाइट पर्सन नहीं बोल रहा है, मे बी उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, उसको सबसे पहले देना, क्योंकि सांस रुकने के कारण सबसे पहले मृत्यु होती है, समझ में आ गया। तो अटेंड दैट पर्सन हु हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, उसको सबसे पहले अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। कॉल इमीडिएटली फॉर एम्बुलेंस, तुरंत सबसे पहला काम है एम्बुलेंस को कॉल लगा दो, एंड इफ पॉसिबल कोई
पासर बाई गाड़ी है उसको हाथ दिखा करके या तो कोशिश करो कि रश कर दो अस्पताल, या एम्बुलेंस नहीं आती है तो, या फिर एम्बुलेंस का वेट करो। चेक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पर्सन्स माउथ और थ्रोट। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो कहीं मुंह में गले में कुछ फंस तो नहीं गया है, कुछ घुस तो नहीं गया है। तो अगर उसके कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो उसको निकाल बाहर करो। तो कोई उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई गले में कुछ लग गया हो और सांस नहीं ले पा रहा हो तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए गले में, गर्दन में, मुंह में। कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो बताया मैंने कि बाउंड वगैरह उसको डायरेक्टली दबा करके ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करो, कपड़ा हो अवेलेबल तो बांध दो। ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय प्रेसिंग डायरेक्टली ऑन द वुंड। घाव पे दबा करके उसको ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करनी है। कीप द पर्सन वार्म, ठंडा नहीं होने देना, बॉडी टेम्परेचर तुरंत कम होने लगता है ब्लीडिंग के बाद में। तो टेम्परेचर गिरते गिरते बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो डेथ हो सकती है। तो पर्सन को वार्म रखना है, कपड़ा उपड़ा है लपेट दो उसको, ठीक है कि नहीं क्या। हाँ, तो घाव को भी कवर कर देना, तुरंत वार्म रखने की कोशिश करनी है। डू नॉट गिव फूड टू अ विक्टिम, किसी भी विक्टिम को फूड नहीं देना। ऊपर घाव इंजरी चोट होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में उसको फूड नहीं देना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके अरेंजमेंट किया जाए, प्रयास किया जाए विक्टिम को अस्पताल पहुंचाने का विद इन द गोल्डन आवर। समझ में आ गया कि नहीं क्या। अगर एम्बुलेंस आने में देर लगती है तो कोई भी पासिंग बाई व्हीकल है उनको तुरंत हाथ दिखा करके आप हेल्प के लिए उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे में कोई मना नहीं करता है ना। क्लियर। तो ये बच्चों फर्स्ट एड और हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है किसी एक्सीडेंट का यदि हम शिकार हो जाते हैं तो। क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो ये रोड सेफ्टी एजुकेशन वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपका साइंस की टेक्स्ट बुक का, ये खत्म होता है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। सारे क्वेश्चंस बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो एक बार आपको जनरली आप रीडिंग मार्किंग को अच्छे से तैयार कर लेंगे, नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद हम एक नया चैप्टर अगला चालू करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।